रिकॉर्डिंग होगी ना? हाँ, सिग्नल तो होगी। तो यार मैंने पता क्या समझना होगा दीक्षित आ रही है बंदी क्लास में चले जाओ, देख लो भैया। अभी तो ऐसे ही 5-6 वो ही उन्हें मिला रही हूँ। हाँ 3 और 3 6 बच्चे हैं बस। लो चलो बेटा, अनुसूचियाँ पूरी करेंगे। अवार्ड वाला है नहीं उसमें, याद करो तुम। पहला विदेशी व्यक्ति जिसको भारत रत्न दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार। मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो किसी भी देश का सर्वोच्च सम्मान किसी को भी दिया जा सकता है। ब्लैक पर्ल किसे कहा गया है? तो लेटेस्ट प्रश्न था, ब्लैक पर्ल। एक पीछे मत बैठो, आ गए। ब्लैक पर्ल किसे कहा गया बताओ? नहीं, अब यही तो है ब्लैक पर्ल। अभी एक महान फुटबॉलर की मृत्यु हुई थी, हाँ, उसे कहा गया ब्लैक पर्ल। बिल्कुल, तो वही तो है। अब नाम पूछा गया और दिया ज्योग्राफी का। ये तो पढ़ा करो। अभी लेटेस्ट करंट में पूछा हूं, लेटेस्ट में कितनी पॉलिटिकल, हालांकि हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी जो है, नेशनल पार्टीज कितनी है? अभी लेटेस्ट में एक बनी है। हाँ, ये पढ़ेंगे अभी, मतलब टॉपिक के ये तो रह रहे हैं ना। पॉलिटिकल पार्टीज बनने के लिए, जैसे नेशनल पार्टी, तो नेशनल पार्टी बनने के लिए कंडीशन है कई सारे। एक तो टोटल लोकसभा की सीटों का अगर वो 2% जीता है, 3 एरिया है, तो वो क्या कहलाएगी? नेशनल पार्टी। या अगर 4 राज्यों में कोई स्टेट पार्टी है तो वो क्या कहलाएगी? नेशनल पार्टी। तो एट प्रेजेंट हमारी कितनी? 9 नेशनल पार्टी है। सबसे पहले बनी थी कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी, और ये बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, और एक एनपीपी बनी है उधर नॉर्थ ईस्ट की पहली, और अब बनी है आम आदमी पार्टी जो बनी। नेशनल पार्टी बनने के बाद वो 40 स्टार प्रचारक अपने प्रमोशन में ला सकता है। इलेक्शन में वो रेडियो और टेलीविजन से अपना प्रमोशन कर सकता है। उसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली मिलेगा। सरकार की तरफ से उसके अध्यक्ष को एक मुफ्त में क्या मिलेगा? आवास मिलेगा। ये नेशनल पार्टी के बनने के क्या है फायदे हैं। तो चौथी शेड्यूल होगी थी ना, 5वीं क्या था? 5वीं बताओ। शेड्यूल ट्राइब प्रोविजन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से सही से बताओ, 5वीं सही से बताओ। प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया अनाउंस कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तीसरे में क्या थी बेटे? शपथ थी ना। तो शपथ किसकी थी? यूनियन मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर दोनों की शपथ थी। यूनियन मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाता है? अगर मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है। अगर गवर्नर अनुपस्थित हो तो कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय क्यों आ जाएगा? जुडिशरी का यहाँ कोई रोल ही नहीं है।
जुडिशरी का कोई रोल नहीं है। जुडिशरी का कोई रोल नहीं है अगर गवर्नर नहीं है। बताओ, थोड़ा दिमाग बुलाओ, किस गवर्नर बना देंगे? प्रोटो स्पीकर क्यों होगा यार? अगर किसी राज्य का कोई गवर्नर नहीं है तो दूसरे राज्य के गवर्नर को क्या दे देंगे? एडिशनल चार्ज दे देंगे, उसका अतिरिक्त भार। इसलिए तो गवर्नर का ट्रांसफर हो सकता है, गवर्नर का ट्रांसफर हो सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। है संविधान में प्रोविजन है इसका? नहीं, संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है। संविधान में प्रोविजन नहीं है, व्यावहारिक तौर पर कर सकते हैं, हो जाता। और किसकी शपथ है? एक तो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ा और एक दूसरा चुनाव जीता, सेम वही तो बात नहीं। उसमें तो जो प्रत्याशी जो बना, शपथ पत्र जो बताया ना, शपथ पत्र देवा, वो भी एक तरीके की शपथ पत्र, ठीक है, जो घोषणा पत्र देता हो। इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो अनुसूची है वो है 8, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं। एक 9 का बताऊं कैसे आता है, और एक 7वीं जो है, कौन सी बेटे? 7th शेड्यूल लिखते हैं, 7वीं अनुसूची लिखो बेटे। डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें 3 कॉलम बनाओ। पहले लिखो यूनियनिस्ट संघ सूची, पहले कौन सा बेटे? यूनियन संघ सूची। संघ सूची में वो विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? यूनियन को। पहले कितने थे? 97, अब कितने? 100 सब्जेक्ट। लिख लो ये भी। पहले क्या थे? 97, अब कितने? 100। 3 का कोई उसमें टैक्स से रिलेटेड थे, वो जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध थे, इनको एक्सप्लेन नहीं करा गया। सिर्फ 5 जो थे वो लास्ट वाले करे गए थे। 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो समवर्ती सूची में ऐड की गई, उनको ज्यादा ऐड किया गया, क्योंकि इसमें 5 बार संशोधन हुआ था यूनियनिस्ट में। पहले 3 जोड़े गए, फिर 5 जोड़े गए, फिर 2 घटा दिए, इस तरीके। तो पहले कितने थे बेटे? 97, अब कितने? 100। राज्य सूची में लिखो बेटे, स्टेट लिस्ट में 66 66, अब कितने बेटे? 61। और लास्ट बेटे कौन सी? कंटेंट लिस्ट, समवर्ती सूची 47, अब 52। ये आए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इन्हें ये जो लिस्ट बनी है, इसमें कुछ लिख देंगे, कुछ प्रश्न पूछता है इसमें से। जैसे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट को हमने 2 पार्ट डिवाइड कर दिया, एक रूरल और एक अर्बन। तो ये किस में आता है? स्थानीय स्वशासन संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, या समवर्ती सूची का विषय है? किसी का भी नहीं है। राज्य सूची, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन और सेंसस। पॉपुलेशन और सेंसस, जनगणना, दोनों सेम ही है। जनगणना नहीं,
जनगणना अलग है, पॉपुलेशन अलग है। सेंसस किस में आता है? संघ सूची। तो इसमें सबसे ज्यादा नहीं, एक तो पूरी जनगणना, एक जनसंख्या की। पहले तो जनगणना है वो किसकी है? जनसंख्या की। धर्म आधारित है, जाति आधारित है। तो जो जनगणना है पर्टिकुलर, वो तो संघ सूची का है, क्योंकि जनगणना के बारे में कहां से? केंद्र से सूची क्या होगी? जारी। फिर वो जनसंख्या के आधार पर, धर्म के आधार पर करी, जाति के आधार पर करी, उस तरीके से। ठीक है, तो संघ सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट है उनके सबसे पहले 3 कॉलम बना लिए ना। हाँ, मेन से लिखाऊंगा, याद रहेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, सो तो 3 दिन लग जाएंगे लिखाने। सबसे पहले बेटे निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स भाई थोड़ा सा मेरे को प्रश्न तो याद आते हैं तो पूछूंगा जरूर। ठीक है, चाहे उसमें कोई बुरा मान जाए, कोई दिक्कत नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स जब बजट आता है तो बजट में लिखा रहता है रुपया कहां से आता है और रुपया कहां खर्च होता है। तो वो बताता है कि 1 रुपया, इस 1 रुपया ये कहां से इकट्ठा हुआ। जैसे 0.25 पैसे कहां से आए, 0.13 कहां से आए, 0.7 कहां से आए। तो बजट में सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो कहां से आता है? टैक्स आता है। कौन सा टैक्स हो? बजट तो पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा था बजट? सबसे ज्यादा सबसे कम ये डेटा टैक्स ये नहीं पढ़ा। तो इसमें तो जैसे अब बजट आएगा ना, अब बताएंगे सर, जैसे बजट आएगा अभी लेटेस्ट, तो उस बजट में जो है वो पूरा बताएगा कि 1 रुपया कहां से आया और फिर सरकार ने कहां पर उस 1 रुपये को खर्च करा। जैसे वो प्रश्न आता है कि जो 2023 का बजट है, सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च किया गया उसकी क्रोनोलॉजी लगाओ, तो वो देगा एक तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाएं, जैसे मिड डे मील के लिए, या डिफेंस सेक्टर पर टोटल बजट का कितना % खर्च हुआ, या एजुकेशन सेक्टर पर कितना हुआ, या कॉर्पोरेट सेक्टर से जितना पैसा आया उसका कितना % इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर खर्च हुआ। तो उसमें जैसे तुमने पढ़ा होगा बजट में उधारी होती है, फिस्कल डेफिसिट पढ़ा हमने, राजकोषीय घाटा। क्या होता है राजकोषीय घाटा? जब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल इनकम घटा देंगे, किसको छोड़कर? बोरोइंग को छोड़कर, उधारी को छोड़कर। और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, ये पढ़ा है, प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डेफिसिट नहीं पढ़ा है? ये तो पढ़ना था, आसान चीजें इसमें। तो सबसे ज्यादा जो पैसा आता है ना कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है। कॉर्पोरेट का निगम, नगर निगम नहीं है, नगर निगम अलग चीज है। जब हम 12वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें आता है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, नगर निगम। तो 18 सब्जेक्ट है। जैसे शमशान घाट वो किसके अंदर में आता है? नगर निगम की पर्ची कटती है, वहां फ्री में नहीं कोई चलाया जाएगा, बिल्कुल। या फ्री में जलाया जाएगा? बिल्कुल नहीं जला सकते फ्री में। वो अलग बात है कि नगर निगम अपनी तरफ से कुछ उसमें क्या करते हैं, रियायत करते हैं। तो क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब वहां रजिस्टर्ड होगा, बिल्कुल। और वो चांडाल कर देना अलग बात था। हाँ, अब उसने क्या कर दिया कि जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना तब तक पेंशन नहीं मिलेगी या डिपार्टमेंट में जमा होगा। सभी जगह मांगते ना भाई, अब तो आप बच्चे के एडमिशन बिल्कुल नहीं हो सकता अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। आप आधार कार्ड ले जाओ। नहीं वो भाई तो बता रहा हूँ, पहले वो ले जाएंगे ना आधार कार्ड। नहीं हर साल आता बेटे बजट तो एंट्री नहीं, अब तो वो है ना लास्ट ईयर जो है सरकार का, फिर 2024 में ये एंट्री बजट आया है। एंट्री बजट तो नेक्स्ट ईयर आएगा, अब के नहीं आएगा।
जो चुनावी ईयर होता है, इलेक्शन के ईयर, तब आता है एंट्री बजट, क्योंकि सरकार पता नहीं किसकी बने, तब वो आम बजट लेकर आती है जनरल बजट। नेक्स्ट डिकोटेड सर्विस टैक्स, सेवा कर। हमारी जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का है, और अगर जीएनपी जीडीपी से बहुत अधिक हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब जीएनपी जीडीपी से अधिक हो, और जीएनपी जीडीपी के बराबर कब होगी? अरे सब शांत हो गए तुम तो। क्या क्वेश्चन था? मैं तो उर्दू में थोड़ी बोल रहा था इसे। जब जीएनपी जीडीपी से अधिक होगी, या जीएनपी हमेशा जीडीपी से अधिक होती है? एक व्यावहारिक भाषा में चीजें समझो। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अब रुक तो जाओ, जब पूछा तब तो बताएं। अब रुक तो जाओ। एक फैक्टर कॉस्ट होता है, एक मार्केट प्राइस होती है, ये तो सबको पता है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। एक दिल्ली छोले भटूरे वाला है, वो 60 रुपए की प्लेट देता है छोले भटूरे, तो उसकी जो लागत आई वो आई एक प्लेट पे 20 रुपए, और उसने 40 रुपए उसमें और ऐड कर दिए। उस 40 रुपए में उसने क्या करा? अपना प्रॉफिट, दुकान का किराया, बिजली का बिल, जो वर्कर थे वो सब काम कर। तो 40 रुपए क्या होगा उसका? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे वो किससे वसूल करेगा? हमसे करेगा ना। तो उसका नेट प्रॉफिट जो है वो 60 रुपये है, तो जीडीपी होगी 60 रुपए, तो जीएनपी कितनी होगी? कम होगी ना। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? उसमें से क्या निकालते हो? सारे, जब हम वो नहीं कराते अपनी कंपनी का, क्या कराते हैं? ऑडिट कराते हैं। ऑडिट कराते हैं ना, पूरे साल का होता है, एक साल, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो वो कहता है कि टोटल जितना तुमने कमाया और फिर उसमें से खर्च करा, जो भी खर्च करा, उसको निकालने के बाद बचत, कंपनी घाटे में है या कंपनी क्या है? प्रॉफिट में है, तो नेट बचत नहीं कहते। अरे गन्ना गिरा 10 लाख रुपए का, अब वो नेट बचत थोड़ी है। और उस 10 लाख रुपए में गन्ने को क्या है? सिंचाई, पानी दिया, खाद दिया और ट्रांसपोर्टेशन जो गन्ने को ले जाने के लिए, तो नेट बचत कितनी हुई? तब आता है बचत। तो ये जीएनपी क्या रहती है? जीडीपी से हमेशा कम रहती है, और विकसित देश जो हैं वहां जीएनपी क्या होगी? अधिक होगी। डेवलप्ड कंट्री में बिल्कुल। रीजन जीएनपी में क्या होता है? इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कमाया गया पैसा क्या होता है? एब्रॉड। जितने भी दुनिया भर के रिटेल स्टोर है हमारे यहाँ, कौन से सारे? विदेशी है, भारतीय है? जरा मोबाइल कंपनी बताओ, कोई भारतीय अच्छी सी कंपनी है? एप्पल है भारत का, कौन सी है? माइक्रोमैक्स, ठीक है। और ले लो कपड़े का कोई अच्छा ब्रांड हो, पहना कोई बहुत कम। जूतों में देखो, बताओ, नहीं जो हम डेली यूज कर रहे हैं, बताओ कैंपस कहाँ मिलता है? जिसके पास हो ना, अब रुको, नहीं सही बात है। आप सुनो, एक जब आपने डिपार्टमेंट सरकारी पढ़ी थी इकोनॉमिक्स, तो उसमें एक गिवन गुड्स आती थी। गिवन गुड्स पढ़ी थी? गिवन गुड्स पहले बताओ, गिवन गुड्स कहती किसे? मैं बताऊं, गिवन गुड्स क्या होती हैं? एक ये भी व्यवहार है। ये तो वो है, आप वो बता रही किरचॉफ, हाँ किरचॉफ का लो है। अब मैं इसे व्यापारी में बताता हूँ, बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूँ, देखो किस तरीके से। मान लिया मेरे घर की जो इनकम है रोज की, वो 200 रुपये, और 200 रुपये में से 8 केजी या 4 केजी क्या लगा उसमें? आटा लगा। और आटा जो कितने रुपए किलो है? वो 80 रुपए किलो है। और इनकम कितनी थी? 200। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, घर में एक मटर पनीर बनता है ना? शाही पनीर क्यों नहीं बनता?
बात बोलिए। अब 320 रुपए खर्च होने थे ना, तो 4 किलो आटा चाहिए। अब ऐसा नहीं जितने का आटा आया, मतलब कम पैसे 3 किलो आटा, तो घर वाले भूखे रहेंगे। तो उसने क्या करा, गेहूं में क्या मिला दिया, बारले में मिला दिया जौ। अब 2 किलो क्या हो गए गेहूं, और 2 किलो क्या हो गया जौ, या जई ले लिया या बाजरा ले लिया। अब बाजरे के दाम बढ़ने से या बाजरे के दाम घटने से उसकी डिमांड पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। अगर बाजरे के दाम बढ़ गए तो फिर बाजरा क्यों लूं मैं, क्या मैं लूंगा। और बाजरे के दाम घटे तब भी मेरा कोई दिक्कत नहीं। जैसे बाजार भी कई प्रकार के होते हैं, एक घटिया वस्तु होती है। अब लखानी की चप्पल कितने रुपए की आती है, 200-250 रुपए की मान ली। और एक पैर तो समझते हो जो लोकल बाजार रहता है, उसमें 100 रुपए की 2 जोड़ी। अब मेरी इनकम बढ़ गई, जब मेरी इनकम बढ़ी तो फिर मैं 100 रुपए की 2 जोड़ी क्यों लूं, मैं क्यों लूं, मैं किसको लगाई लूंगा फिर। तो यही तो बाजार है। तो घटिया वस्तुओं का बाजार अलग है। तो घटिया वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से उसकी डिमांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो बाजार है। अरे बाजार तो जनरल चीज है, सबको पता है इसका तो कि निगेटिव इफेक्ट है। अब वो कहता है जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं रहती है बाजार में जो सिर्फ समाज में सम्मान के लोग खरीदते हैं, मतलब हमारी वैल्यू क्या जाए, बढ़ जाए। ओडी का, अब ओडी की कीमत 10 लाख रुपए घट गई तो हम थोड़ी भगे जाके बोला ओडी लेने जा रहे हैं, बोला अभी कितने के, बोला 1 करोड़ 30 लाख की है। या ओडी क्या होगी, 10 लाख रुपए सस्ती होगी या महंगी होगी, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसकी डिमांड बढ़ने से, सॉरी उसकी प्राइस बढ़ने से या प्राइस घटने से जो समाज का आम जनता है उस पर कोई प्रभाव नहीं। यह है, बताओ, या डायमंड महंगा हो रहा है या डायमंड सस्ता हो रहा है, हमें मतलब किससे है, जो हम आम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जी महंगी होगी, हमें क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। पेट्रोल महंगा हो गया, फर्क पड़ेगा। जो आम वस्तु है, तो जनरल गुड्स का क्या है, इस पर इफेक्ट पड़ता है, बाकी और नहीं पड़ता। हाँ एक और है कंपल्सरी गुड्स, ये तो आती नहीं है एग्जाम में। कंपल्सरी गुड्स जैसे नमक और दवाई। नमक और दवाई का है, इनके दाम बढ़ गए तो इनकी डिमांड पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नमक के दाम बढ़ गए, नमक जब भी आदमी खरीदेगा बस वो क्या करेगा, क्वांटिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। अब 1 किलो का पैकेट नहीं आ रहा, कितने आ रहे, 100 ग्राम के आ रहे। दवाई पहले 1 महीने के लिए डॉक्टर ने बोला नहीं, कितने दिन की लेंगे, 3 दिन की। तो डिमांड कहां हो गई, उसकी क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ा। 3 दिन के, 3 दिन बाद गिरा गया। अब वो पहले से ले जा रहा है, 1 महीने की, बोला मैं आऊंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बल्क में लेगी। या अब दवाई सस्ती होगी, बोला 2 किलो और दे दे दवाई। भाई दवाई सस्ती होने थोड़ा बोला और दे दो, बोला नहीं। तो उनकी महंगी होने पर और सस्ती होने पर कोई डिमांड, कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तो डिमांड नहीं पड़ी, लोग डिमांड, इन्हें पढ़ो अपने आप। उसकी बुकें बड़ी अच्छी, वीके ओरी की, एनसीईआरटी में। डिमांड एंड सप्लाई ये तो बहुत ही जरूरी है। जो इन्फ्लेशन है, इसी से तो रिलेशन है उसका। महंगाई का संबंध इसी से ही है और बेरोजगारी इसी से ही है। ये तो सारे चैप्टर जुड़े हुए हैं। सर्विस करोगे बेटे, सेवा। वापस आते हैं रेलवे। रेलवे भी इसी में ही आता है। हम क्या लिख रहे हैं बेटे, यूनियन लिस्ट संघ सूची में कौन से विषय आते हैं। प्रश्न कैसा आता है, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में नहीं है। कौन सा था बेटे, क्या लिखा अभी, रेलवे। नेक्स्ट बेटे, सिटीजनशिप, नागरिकता। सेंसस, जनगणना। क्या था बेटे, जनगणना। बैंक, क्या था बेटे, बैंक। आरबीआई, आरबीआई बैंक एक तो बात हुआ। तुम आरबीआई में अपना अकाउंट खुलवाओगे?
ये खुलवा सकते हैं भैया। नेक्स्ट रिपोर्ट है करेंसी, मुद्रा। लॉटरी, लॉटरी ये वैलिड है। लॉटरी में 27% कट जाता है इसमें भी। और जैसे आप जो यूट्यूबर होते हैं, यूट्यूबर का भी कटता है पैसा, 30% पैसा कट जाता है। हाँ बिल्कुल, नहीं इसका भी ऐसे यूट्यूबर जो है 30% रुपया काट लेते हैं। जो करेंसी चेंज करके देते हैं, वो डॉलर पैसा आता है, डॉलर से क्या करेगा, फिर वो काटेगा उस पैसे को। यानी अगर तुम्हारे 10,000 है तो 7,000 रुपये आएंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट रिपोर्ट है शेयर बाजार। शेयर बाजार, पता ना शेयर बाजार के लिए कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ता है? डीमैट अकाउंट। और शेयर बाजार में जो हम लेन देन करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? ब्रोकर। यही ब्रोकर वैलिड है। शेयर बाजार में आप विदाउट ब्रोकर के ना तो शेयर को खरीद सकते, ना आप उसे बेच सकते। यही ब्रोकर वैलिड है। नेक्स्ट बेटे, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बीमा। नेक्स्ट बेटे, विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स। इनकम टैक्स। महंगाई पढ़ी है तुमने? महंगाई पढ़ी है? महंगाई, इन्फ्लेशन होता है, एक होता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, एक होता है रिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? वो स्टैगफ्लेशन। ये बताओ डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? चलो मैं एक आसान शब्दों में बताता हूं। ये बुक थी, एक बुक की कीमत 2020 में 100 रुपये थी। 2020 में कितनी थी? 100। 2020 में लेकर चलो, क्योंकि बेस ईयर माना जाता है। बेस ईयर। अगर सुना कि महंगाई में कब से कंपेयर करूंगा, और पिताजी कहते बोला हमारे टाइम में दूध कितने रुपए किलो आता था? बोला 3 रुपए किलो। और माँ जी बताती बोले हम 1 रुपये में पूरा नौचंदी मेला देख के भी पैसे बच जाते थे। बोला अच्छा ये क्या बात है? हाँ वही तो मैं भी अब 1 रुपया लेके चला बाजार में। बोला ऐसी बात, ऐसा पॉसिबल है क्या? भाई तुमने देखा तुम्हारे टाइम में भी जब तुम छोटे थे 1 रुपए की टॉफी आती थी, कितनी आती थी? 4। अब 1 और 1 संतरे की आती थी वो। तो महंगाई बढ़ नहीं गई। तो 2020 में एक बुक खरीदी कितने रुपए की? 100 रुपए की। 2020 में उसकी कीमत होगी 110 रुपए। कितने परसेंट महंगाई बढ़ी? 10%। 2020 में उसकी कीमत बढ़ी मात्र 5 रुपए, 215 की। तो महंगाई घटी, लेकिन रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा। महंगाई तो क्या हो रही है? कम हो रही है, लेकिन प्राइस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। फिर 2022 में उसकी कीमत कितनी बढ़ी? कितनी? 215 थी, 115, अब 118। तो महंगाई तो क्या हो रही है? कम हो रही है, लेकिन क्या हो रहे हैं? प्राइस उससे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम सोचते हैं महंगाई कम होने का मतलब चलो बाजार, बोले चीजें क्या होगी? सस्ती होगी, बड़ा झोला ले लो। और वहां जाके पूछे तो उसने कहा बोला महंगा है। अरे अखबार तो कह रहा क्या कि महंगाई क्या हो रही है? कम हो रही है। पागल बना रहा है। तो ये होता है डिसइन्फ्लेशन। सर महंगाई कम नहीं, महंगाई का दर कम हो रहा है। बिल्कुल, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है,
और प्राइस क्या हो रहे डिवाइडेड, इंक्रीज हो रहे। अब देखो सरकार बड़ी चालाक नहीं है, बोला लोन सस्ते हो गए, लोन सस्ते हो गए, सबको लोन दे दिया, 3 महीने बाद लोन बढ़ गए। पहले क्या करो, प्राइस कम करो, फिर क्या कर दो उसे बढ़ा दो एकदम से। तो अब लोगों जिसने लोन ले वापस देगा नहीं, क्योंकि इसमें टर्म एंड कंडीशन है, कम से कम 3-4 साल तो लगेगा ही। बोला दे आप पैसे है। तो ये जो टैक्स है ना, टैक्स, तो वो कहते हैं कि जब महंगाई बढ़ रही है तो सरकार क्या करती है, सरकार और आरबीआई दोनों का एक काम है कि मुद्रा को क्या करो, जो बाजार में मुद्रा तैर रही है उसे क्या करो, सबको अपने पास इकट्ठा करो। तो सरकार क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी बनाती है और क्या कर दिया, इनकम टैक्स बढ़ा दिया। बोला इसके पास पैसा ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, अगर इसके पास ज्यादा पैसा रुका तो ये कहाँ जाएगा, बाजार भागते जाएगा, और अगर बाजार जाएगा तो चीजें क्या हो जाएंगी महंगी, क्योंकि हम बेवजह में चीज खरीद रहे हैं ना। जितनी जरूरत नहीं खरीदो, जो जरूरत है। हमारे यहाँ स्वेटर है, अब एक सर्दी में 2 स्वेटर खरीद लिया, आदमी जिसके पास ब्लैक मनी आ रही है, बोला मोंटी कार्लो अलग, दीवा का अलग, ये अलग, ठीक है। और वो कौन सा आता है, एक और बड़ा महंगा सा आता है, नहीं मडाम है, अब कर दिया उसने, नहीं यहाँ इतने महंगे नहीं है मेरठ में, ठीक है, यहाँ तो मडाम ही बहुत है। अब तो ले जा रहा बॉम्बे यहाँ से। तो क्लियर बेटे, चलो ये क्या था, इसमें कुछ लिखा है मैंने, किसमें यूनिट, भाई पढ़ो ही ना, ये तो बहुत सही चीजें हैं। हाँ तो चलो, नहीं पढ़ा बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा, देखो मेरे प्रश्न पूछने का पर्पज ये नहीं होता कि तुम एकदम से आंसर ही बताओ, नहीं, तो उससे कोई चीजें क्या, कुछ तो याद आती है, कुछ थोड़ा सा घर जाके पढ़ो, यही, ऐसा नहीं सारी चीज मेरे याद नहीं रहता, मैं भूल सकता हूँ बिल्कुल, मुझे इसलिए याद है क्योंकि चल रहा है, पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे चीजें थोड़ी थोड़ी याद है। वीके और की आती है, ये एनसीईआरटी की बुक है। चलो अब आते हैं स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट है बेटे इसमें, 61। पहला एक बेटे पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, ये क्या होता है, पुलिस तो अलग है इसमें। शासन और प्रशासन में क्या अंतर है, एग्जाम्पल देकर बताओ। शासन मतलब सरकार, बिल्कुल, प्रशासन मतलब डीएम। तो पब्लिक ऑर्डर उसमें तो आता है, लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, शासन व्यवस्था कैसी है। दूसरा बेटे देखो पुलिस, नहीं वो तो कंडीशन रहेगी, मौलिक अधिकार कैसे कैंसिल कर देगा वो लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, वो तो जबरन वाली बात होगी। उसमें यह है कि कोई व्यक्ति अब यहाँ दरवाजा तोड़ के घुस आए बच्चे और तोड़फोड़ करने लगे, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रहे हैं। वो कंडीशन उसने अलग बताया कि वो लॉ एंड ऑर्डर जब पढ़ रहे थे, याद है तभी बात चली थी, तूने जब भी पूछा था, तो उसने कहा कि हिजाब पहनने के लिए मना नहीं है, लेकिन आप क्लास के अंदर हिजाब पहन के आएंगे, आप उसे जब गेट में एंट्री करेंगे तो आप उसे बाहर ना, हाँ तब ये था उसमें कुछ बाहर अलग अलग धर्म के लोग थे, तो वो वहां क्या कर रहे थे, दंगेबाजी हुई, कुछ हिंदू धर्म के थे, बोला ये नहीं आएंगे। बोला पहली बात तो तुम्हारा मतलब क्या है, स्कूल से या किसी कॉलेज से किसी धर्म का मतलब क्या, तुम बाहर हो। वो इंटर झगड़ा तो नहीं था मेनली, जो प्रोफेसर से झगड़ा हुआ था उसने क्या बुला लिए, अपने साथ के कुछ लोग बुला लिए थे। वो बात पता लगी किसको, यही जो बजरंग दल दुनिया के दल है ना, एकदम आया थे। मैं बताता हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी में मंदिर बनना था, जो मंदिर बनना था ना, तो लाइब्रेरी में इसकी आवाज आती थी। तो इवनिंग के टाइम में कुछ बहुत सारे स्टूडेंट, एक रवि सर थे जो सीनियर थे, वो आईएएस हैं, तो उन्होंने जाके इस मंदिर की रात मार के दीवार तोड़ दी, ये मंदिर ध्वस्त कर दिया सैंड, क्योंकि इस मंदिर पर 5 से 7 बजता था, लाउड स्पीकर बजता था, और सामने जो सेक्शन है ना उसमें सब लोग पढ़ते थे शुरू में, जो बिल्कुल, तो वो आवाज बहुत क्लियर आती थी, सबका डिस्टर्बेंस होता था। तो जैसे ही मंदिर तोड़ा, यहाँ तमाम बजरंग दल दुनिया आ गई,
एकदम से। और वो मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया था। तो यहाँ वीसी थे तब चंद्रा जी को, तो उन्होंने क्या करा था, मामले को शांत करवाया था और कुछ समय के लिए मंदिर बनवाना रोक दिया था। फिर इसमें हाँ, फिर इसमें नहीं, तब तक वे नहीं आया थे जो आया बीच कोर्ट का, तब तक। फिर उसमें एक शर्त रही थी कि आप सुबह के टाइम बजवाएंगे, शाम के टाइम इस पर कोई लाउड स्पीकर नहीं होगा, क्योंकि सुबह बच्चे कम आते थे लाइब्रेरी में, 10 बजे खुलती लाइब्रेरी, तो सुबह आप आरती खूब करो, कोई नहीं, तो यहाँ बंद कर दिया। फिलोसफी कहती तो है, एक फिलोसफी में एक चैप्टर है ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि के प्रमाण, तो उसमें था कि व्यक्ति जो है अपनी धार्मिक आस्था को दर्शाने के लिए वो क्या अगरबत्ती जला रहा है, मतलब मंदिर का घंटा बजा रहा है, हाँ यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है, हाँ फिर वो तो फिर उसमें सब बच्चे कुछ, अब दो तरह के लोग हो जाते हैं एकदम से, एक तो पक्ष में एक विपक्ष में, बोले अरे तो धार्मिक आस्था प्रश्न चल रहा, मंदिर है हमारा, कबीरदास ने कहा तो था कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं चलाए, ताचर दुल्ला भाग दे बहरा हुआ खुदा, ये तो मुसलमानों के लिए कहा था। और हिंदुओं के लिए क्या कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते चो चाकी भली पीस खाए संसार, तो वो अलग चीज है। बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल धार्मिक मामले में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है इसमें, तो अब तो योगी जी वैसे हैं, अब कोई लात मार के दिखा दे मंदिर को, चलो चलो तुमने देखा नहीं लॉकडाउन के दौरान कई सारे लोगों ने वीडियो बना के डाली थी ऐसी फेसबुक पे कि यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है लेकिन यहाँ पर केले बिक रहे हैं, चप्पल बिक रही हैं। थोड़ी देर बाद वो बोला मुझसे गलती होगी, एक संबल का था जिसका चालान काटा था, बोला अब की बार या तो तुम रहोगे, दरोगा जी यहाँ रहेंगे, बोला हम तो नहीं जाने के लिए, पुलिस वाला बोला तुम देखो। फिर वो जब सरकार मिली योगी जी की, बोला मैं गुस्से में था, थोड़ा चालान 2 बार कट गया था, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। तो ऐसा आपके साथ ना हो जाए। अच्छा पक्ष ना हो, ठीक कभी ये इसलिए अलग अलग बैठ गए दोनों। चलो क्या था, पुलिस तो पुलिस सबकी है अपनी, हर राज्य की अपनी पुलिस है, हर राज्य की अपनी है ना, यूपी पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, तो जितनी भी यूटी है सबकी किसी पुलिस नहीं नहीं, यूटी सबकी है, यूनियन टेरिटरी की नहीं है क्या अपनी पुलिस, या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, दिल्ली पुलिस दिल्ली की नहीं है, वो तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर में। तभी तो केजरीवाल कह रहा है कि दिल्ली को कंप्लीट स्टेट बना दो, तभी तो पुलिस क्या करेगी, इसकी मदद करेगी, पुलिस इसकी सुनती नहीं, क्योंकि वहां राज्यपाल वही एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट सीएम, प्रशासक बनाम किसके या उपराज्यपाल बनाम किसका, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल में ज्यादा पावर है, वो सुनता ही नहीं। ये वो वाला मुद्दा है जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने थे, लियाकत अली, जब एंट्री गवर्नमेंट बनी थी, उसमें वो कोई बिल पास नहीं करते थे, बोला नेक्स्ट लिखो बेटे, जेल, जेल कारागार, जेल पीछे ही अब्दुल्लापुर की जेल है, बाउंड्री जो है मिली हुई है पीछे जो किसको। चलो नेक्स्ट बेटे, लोकल गवर्नमेंट, नहीं लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। और जो योजनाएं थी, जो योजनाएं पढ़ते हैं, योजनाएं पहली पंचवर्षीय ये भी आती हैं, इकोनॉमिक प्लान ये भी स्टेट में आती है, योजनाएं नहीं इसमें मत लिखो, इसमें मत लिखो,
नहीं, ये जो पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान जो थे, इकोनॉमिक प्लानिंग जो था, ये तो केंद्र की थी उस समय, लेकिन अब लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट बोले बाजार और मेले, बाजार और मेले, बिल्कुल, तो लोकल बॉडी में तो आते हैं बाजार मेले, राज्य का ही तो हिस्सा है। सट्टा बैटिंग, अरे सट्टा वैलिड है, बैटिंग और गैम्बलिंग, उसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना। हमारे इधर तो कम है, यहाँ नहीं। रोमानिया, बुल्गारिया जो यूरोप वाला हिस्सा है, बिल्कुल वो है सारे वहीं पर, ये जो चलते हैं तो बैटिंग गैम्बलिंग दोनों। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, पशुपालन बताना, पशुपालन प्राइमरी सेक्टर में आता है जीडीपी में, या सेकेंडरी में आता है, टर्सरी में आता है? प्राइमरी में आता है। फिशरी और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी। वाटर सप्लाई सेकेंडरी में, पानी जो है। चलो नेक्स्ट बेटे, इरिगेशन, सिंचाई। किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले सिंचाई कर लगाया था? इरिगेशन टैक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड। नहीं, सिंचाई करता है इसे माइसेंस स्कूल कहते हैं, सिंचाई पॉलिसी लागू हुई थी। एफएसटी ने तो नहीं, सही बता रहे, एफएसटी ने लगाया था हाके सर, और इसमें यह था कि सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरें किसने बनवाई थी? नहीं, वो बनवाई थी गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर बनवाई थी सिंचाई के लिए, और मैक्सिमम कैनाल्स फॉर इरिगेशन बनवाई थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो क्या लगाया था? एक टैक्स लगाया था, एक डिपार्टमेंट बनाया था उसने अलग से, दीवाने कोई। मोहम्मद बिन तुगलक 18 भाषाओं का ज्ञान था, बहुत ज्यादा टेक्निक्स, मतलब टेक्नीशियन भी था, फिलोसफर भी था, और अकबर बिल्कुल क्या था? इलिटरेट। दोनों में अंतर, एक पढ़ा लिखा बैल बुद्धि, ठीक है, और वो बेपढ़ा लिखा बहुत ज्यादा दिमाग था। तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे बेवकूफ नहीं होते, रीजन नहीं कहती कि बहुत सारे पढ़े लिखे बेवकूफ भी होते हैं, और उसका कई बार प्रदर्शन क्लास में भी हो जाता है, ठीक है नहीं है? तो अकबर तो नहीं था बिल्कुल भी पढ़ा लिखा, जब भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। अच्छा नहीं, अकबर अच्छा नवरत्न बिल्कुल। राजपूत पॉलिसी का मेन मुद्दा क्या था? राजपूतों के विरुद्ध लड़ा दिया, हल्दी घाटी का युद्ध। नहीं बेटे, जब राजा सही होगा तभी नवरत्न तभी सही काम करेंगे। अब सुनो, नहीं, शुरुआती दौर अगर था, अकबर की नीतियों का सारा प्रभाव किस पर पड़ा? औरंगजेब पर पड़ा। औरंगजेब शुरू में कट्टर नहीं था, अकबर शुरू में कट्टर था, बाद में सही हुआ था। औरंगजेब शुरू में कट्टर ही था, शुरू से ही। बाद में औरंगजेब ने ये कहा था कि एक मेरा घर नहीं है तो और उसे वापस जा तो उसकी कब्र है, वो बाबर नहीं करने बाबर ने यहाँ पे किया था, जब औरंगजेब मर गया था उसने। औरंगजेब का तो सिर्फ वहीं दक्षिण में दफनाया गया था। एकमात्र शासक ऐसा है मुगलों का जिसको दक्षिण भारत में दफनाया गया, दौलताबाद।
वो औरंगजेब। और बाबर एकमात्र ऐसा शासक है जिसको दो जगह दफनाया गया, एक आगरा के आरामबाग और दूसरा उसकी पत्नी उसे कहाँ ले गई थी, काबुल ले गई थी उसकी अस्थि। और इसे ये कहा था कि मैं आगे पछताया ही अगर वो डेक्कन वाला दक्कन की विजय तो थी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इनको लेकर झगड़ा था। मेरे पूर्वजों ने मुझे इतना बड़ा राज्य दिया था। बिल्कुल, अब है तो सही। आप एक बुक पढ़ना, बड़ी अच्छी बुक है, सतीश चंद्रा, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छी तरीके से मिड ऑफ इंडिया के ऊपर है पूरा मध्यकालीन भारत, और बहुत अच्छी तरीके से लिख रखा। अरे बात मत कर। नेक्स्ट गैस, 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 हाँ यही पूछना था, बताओ गैस कौन, पीएनजी कौन सी, पीएनजी बताओ, पीएनजी, पीएनजी, सीएनजी, सीएनजी अलग है, पीएनजी बताओ, केमिस्ट्री तो पढ़ते होंगे सब। पाइपलाइन नेचुरल गैस। अब तो एलपीजी है, वो किसके माध्यम से आ रही है, पीएनजी के माध्यम से तो आ रही है। एलपीजी और सीएनजी में क्या डिफरेंस है? सीएनजी जो है उसमें तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, कहते नहीं कि प्रेशर नहीं आ रहा अभी, जो प्रेशर नहीं होगा तो भरेगी, कुछ बेनिफिट नहीं है। चलो नेक्स्ट रिपोर्टिंग, टोल टैक्स। ये है सबसे खतरनाक चीज, टोल टैक्स। यही पता लगता है किस व्यक्ति की गाड़ी है, किसका नंबर है, कितना पैसा आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा साधन है किसी व्यक्ति के बारे में पता करने का, टोल टैक्स जो है। नेक्स्ट बेटे, लिक्वर, शराब। क्या शराब जीएसटी में आती है? नहीं आती, नहीं आती बेटे। लिक्वर बताओ, शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान था? दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। और मुगल्स, चलो बताओ, प्रश्न का उत्तर तो मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा आपसे कि आप उसके जो है कैरेक्टर को बताओ, दो प्रश्नों का उत्तर दो, बताओ। वो अलग दिखा रखा था बेटे, बहुत ज्यादा रेवेन्यू सिस्टम देखा है इसका। अब वो जो महंगाई है ना, अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपनी परमानेंट मिलिट्री बनाई थी, और परमानेंट मिलिट्री के लिए अलग से पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग जो था। और वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग क्यों बनाया? बाजार लगाए अपने, और उस बाजार में कोई भी महंगी चीज नहीं बेचेगा। दूसरा, बाजार में अगर कोई बेईमानी करता हुआ पकड़ा गया, उसके बदन से उतना ही मांस वहीं पर काट लिया। तो इसलिए करप्शन नाम की तो कोई चीज। दूसरा, जो ये जीएसटी है वो सेम वही है, किससे खरीदा, किसको बेचा, कितना बेचा, पूरे की एक लिस्ट तैयार होती थी। फिर इवनिंग में आके जो बरी होता था बुच्चर, वो मिलाता था, मैच करता था कि ये पैसा कहां से कहां जा रहा है। तभी तो महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। बोला महंगाई इसलिए नहीं बढ़ेगी, सरकार को क्या करना चाहिए, गरीबी तो पढ़ाओगे तुमने, गरीबी, गरीबी पढ़ा है? एक एब्सोल्यूट गरीबी होती है, सापेक्ष गरीबी। और सापेक्ष गरीबी विकसित विकासशील सभी जगह, इसे कहते हैं कंपैरिजन करना। अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है तो वो गरीब माना जाएगा। अब हमारे यहाँ पड़ोसी घर क्या है, 500 गज का, हमारा 100 गज का, उसके घर BMW, हमारे घर क्या है, पुरानी सी माहौल है। तो हम क्या समझे उसे, अपने आप ही हम गरीब हैं। हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल। तो वो अपने आप, उसने थोड़ी कहा तुम गरीब हो, हमने अपने मन में मान बोला हम क्या इससे गरीब। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो शराब हो गया, अगली को बेटे मनोरंजन, इंटरटेनमेंट। आती है कई बार, बोला राज्य सरकार ने क्या कर दी, मूवी टैक्स फ्री कर दी। तो टैक्स फ्री कोई ऐसी मूवी जो किसके लिए, समाज के लिए क्या हो, एक नया संदेश देती हो।
ठीक है, चलो क्या था नेक्स्ट रिकॉर्डेड रेवेन्यू टैक्स। भू राजस्व, योगी बेटे किसमें राज्य सूची। दूसरा लिखो तीसरा आता है समवर्ती सूची, इससे सब ज्यादा प्रश्न आता है समवर्ती सूची। सबसे पहले बेटे दंड विधि पैनल लो, जो भी क्या मिला है पनिशमेंट जो है, बिल्कुल बोला फाइन ही लगा दिया, फाइन फाइन चीजें अलग अलग, फाइन जो है वो अलग अलग। नेक्स्ट बेटे एजुकेशन शिक्षा, शिक्षा हाँ, एक नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और पुरानी पेंशन को बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अभी तो करा है, अभी हिमाचल में सरकार किसकी बनी है? कांग्रेस की। और उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल महंगा नहीं होने देंगे, और आज के अखबार में दे रखा था, बोला पेट्रोल महंगा हो गया, आप क्या करोगे? बोला देखते रुक जाओगे। मैं उधर हर राज्य में अपना अलग अलग, अब तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो कंपनियों को मुनाफा हो रहा है। नेक्स्ट बेटे विवाह एवं विवाह विच्छेद, मैरिज और तलाक, इससे भी कोई टैक्स लगता है? इसके लिए एक सेकंड, क्या टैक्स लगता है इस विवाह का? विवाह पर कर लगता है? हाँ सर, वही तो मेन शादी है, बिल्कुल वही तो है। और जो आप कह रहे हैं दूसरी जाति वाला 40,000 को मिले थे, वो इंटरकास्ट, वो तो दे रही है सरकार, वो इंटरकास्ट दे रही है। उसमें तो क्या है, आप समानता ला रहे हैं समाज में, तो आपको प्रोत्साहन राशि मिली है। बोला सही है, लेकिन इंटरकास्ट ऐसा नहीं कि किसी ब्राह्मण ने किसी जाट से शादी कर ली, ये नहीं, एक ब्राह्मण ने एक शूद्र से शादी करी है, एक क्षत्रिय ने एक शूद्र से शादी करी है, एक जाट ने एक शूद्र से शादी करी है। मतलब यहाँ हायर क्लास का हो लड़का हो और लोअर क्लास का हो लड़की, ये है असमानताओं को दूर करना। ऐसा नहीं किसी त्यागी ने पंडित से शादी कर ली, ये हायर क्लास के लड़के की वैल्यू ज्यादा रहती है ना हायर क्लास में। हर कोई ये चाहता है कि लड़के वाला क्या हो, बड़ा हो। ब्राह्मणों में भी ऐसा था, कुछ कंडीशन थी। हाँ, दहेज भी कई प्रकार का था। विवाह होते वो कितने प्रकार के थे बताओ? ऋग्वैदिक इसमें जटवैदिक पीरियड में 8 प्रकार के विवाह थे, 4 माने थे, जिसमें देव विवाह था। तो हमारे यहाँ कौन सा होता है? देव विवाह हो ना, सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में। कहते हैं पंडित कहता सुबह के टाइम, बोला लक्ष्मी को छोड़कर बाकी सब अपने घर चले जाए। हाँ, लक्ष्मी और गणेश को छोड़कर। किसका? न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिमाचल प्रदेश नहीं यार, हिमाचल प्रदेश कब लागू हुई? 12 जुलाई 2022। 2000 तो फिर अपनाने वाला होगा। मैं पुरानी वाली बात कर रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एडॉप्ट करने वाला है, अपनाने वाला होगा पहला हिमाचल प्रदेश। लेकिन हिमाचल प्रदेश है जरूर, उत्तराखंड और अपनाने वाला। चलो नेक्स्ट लिखो बेटे, क्या लिखा? एजुकेशन। नेक्स्ट लिखो बेटे फैक्ट्री, कारखाना। फैक्ट्री जो है कारखाना।
ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ नहीं, लेबर यूनियन जो बनाते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। कल सबको क्या मंगाया था मैंने? मैप लेकर आए हो नहीं? है सभी के पास? सच में लगता नहीं। हाँ मैं यही तो कह रहा था, अपने पास रखो, बहुत सारे हैं। है तुम्हारे पास? पीछे है भाई, कल लेके आना जरूर। चलो नेक्स्ट लिखो बेटे। देखो बेटे, औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो था बेटे, प्राइस कंट्रोल, कीमत नियंत्रण, कीमत नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो 1972 में आया था ना, उसमें अभी एक संशोधन हुआ है और वो बिल दोनों सदनों से पास हो गया। तो उसमें था कि अगर कोई व्यक्ति तस्करी करता हुआ पकड़ा जाता है, किसकी? जो ये पशुओं की, ये जो जीव जंतु हैं या लकड़ी की, तो पहले 25,000 रुपये जुर्माना था उसमें, अब लगाया कितना? 5 लाख। जैसे अभी ना उत्तराखंड में, ये अगर कोई व्यक्ति पेपर आउट करता हुआ पकड़ाया गया तो उसे कितना? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ना दे पाए तो सजा है उसकी में, और गैंगस्टर एक्ट के तहत क्या रहेगा उस पर? मुकदमा। तो इसमें लिखो बेटे, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हाँ जो खचेड़ा था वो, बिल्कुल अभी देता रखा था वो, उसको मार भी देते, उससे पहले कुत्ते को मारा था उसने। नहीं, उसमें पुलिस को अधिकार है बहुत सारे। क्रूरता के ऊपर था कुछ, वो नेक्स्ट बेटे, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। बताओ पहला इंग्लिश में समाचार पत्र कहां से पब्लिश हुआ था? कहां से हुआ था? बंगाल से। क्या नाम था? द बंगाल गजट। किसने किया था? जेम्स अगस्ट हिक्की ने। जेम्स अगस्ट। और कौन लाया था प्रेस इंडिया? पुर्तगाली लाए थे। हाँ वेरी गुड, 1700। और एक बेटे, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब किस में आते हैं? समवर्ती सूची। बहुत सारे आते हैं, लिखा है कुछ कुछ ले आए। मैंने कहा बहुत सारे रह गए, मैंने लिखा है कुछ, इनमें से ही पढ़ लेना। वैसे सब ज्यादा यही है, लास्ट वाले जो है इन्हें पढ़ना। ये तो 52 के 52 याद कर लो, इनमें से सबसे ज्यादा आता है। फैमिली प्लानिंग वाला तो शायद पूछा भी था, अभी सीडीएस में पूछा था। नेक्स्ट नोट है 8वीं अनुसूची, 7 होगी कंप्लीट। तो पहली में क्या था? स्टेट ड्यूटी, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में क्या था? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 5वां शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब, और छठे में 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज के बारे में। 7 में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। 8 में इको क्या है? भाषा।
साहित्य एकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 3। अब 24 हो गई, 24 हो गई, पहले 23 था। हाँ राजस्थान, इसको तो क्या था बेटे? 8वीं अनुसूची। 8वीं का बेटे भाषा कितनी है? 22। पहले कितनी थी? 14, 40। 8वीं अनुसूची में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी भाषा थी जब संविधान को एडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 एडॉप्ट किया गया था। तो कितने आर्टिकल एक्टिव हो गए थे तब? अच्छा, जब संविधान को एडॉप्ट किया गया था तो कुछ आर्टिकल एक्टिव हो गए थे। क्यों हो गए थे? उस समय आर्टिकल एक्टिव होने का मेन मोटो था सिटीजनशिप, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है या कौन नहीं है। तो 16 अनुच्छेद तभी एक्टिव हो गए थे और बाकी एक्टिव कब हुए थे? जब हमारा संविधान को लागू किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को कितनी भाषाएं थी बेटे? 14। सबसे पहले 15वीं जोड़ी गई सिंधी। सिंधी कब जोड़ी है बेटे? लिख लो। 21 अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी जोड़ी गई। 67 सिंधी। सिंधी कहां बोली जाती है? ये वही वाला एरिया था, पुराना पंजाब था, जो पंजाब जो था सिंधी, सिंधु नदी के नियर अबाउट एरिया जो था वो क्या था? सिंधु था। बताना कहाँ की साइट है सिंधु जो है? कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ की है? हड़प्पा। कहाँ है हड़प्पा? कहाँ है? पाकिस्तान। मैंने कुछ कहा थोड़ी, मैं तो चुप बैठा हूँ यार। चलो कल पढ़ के बताना, सही से पढ़ के आना, दोनों सही से पढ़ के आना। कल पढ़ के आना। पहले साइट किसकी? एक तरफ तो साइट होती है, एक तरफ एरिया। जैसे मांडा, मांडा का होता है मांडा, हाँ, अब जम्मू कश्मीर। ऐसी मोहनजोदड़ो कहाँ की है? चलो कल पढ़ने का एक बार देख लो हमारे कहने से सिंध में है या पंजाब में? देख का मैं जिला थोड़ी पूछ रहा हूँ, तुम जिला बता रहे हो। नेक्स्ट बेटे कितनी होगी? 15। 3 फिर जुड़ी थी ये कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको जोड़ा गया 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। कितनी होगी? 18। अंग्रेजी है इसमें? कभी नहीं होगी अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत है। फिर 4 जुड़ी थी बेटे BDMS, BDMS, बी से बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली बोलता है इधर, बोडो असम, डोगरी कभी जम्मू कश्मीर जाओ, जब वहां जाते हो आप वैष्णो देवी, जितने भी वो है ना खच्चर वाले वो सब डोगरी बोलते हैं। डोगरी कैसे लगता है? ऐसे पंजाबी बोल रहा हो। हाँ, डोगरी कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर और बोडोलैंड की मांगनी थी असम, और
मैथिली और संथाली, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला है। जो मैथिली बिहार का बोडो ही बोलता है। मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, चार होगी। इनको जोड़ा गया था बेटे 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। 9वीं अनुसूची पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजें पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात, 9वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट है, 9वीं अनुसूची में जो चीज ऐड होगी, क्या उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? पहले नहीं जा सकते। मतलब किसी चीज को ले कहां डाल दो, 9वीं अनुसूची, बोला है तो बढ़िया बात है। अब इसका ये शुरू 9वीं अनुसूची का संबंध है इतिहास से। सातवाहन बिल्कुल, सातवाहन तो सुना होगा। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पहला ब्राह्मण वंश कौन सा था? शुंग। पहले ब्राह्मण कौन थे? शुंग थे। पुष्यमित शुंग था, जिसने किसको मार दिया था? बृहद्रथ को मार दिया था। फिर उसके बाद कर्ण, कौन आए थे? कर्ण, ये भी ब्राह्मण थे। और फिर थे सातवाहन, बड़े पावरफुल। सातवाहन में एक शासक था जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो इन सातवाहनों ने अपने समय एक कस्टम शुरू करा, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। इस सामंतवाद को ही मॉडिफाई कर दिया इल्तुतमिश ने इक्ता। अकबर ने कर दिया इसको मनसबदार। औरंगजेब के समय जागीर, अंग्रेजों के समय जमींदार। और उस जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया किसने? तो उससे पूरा इतिहास जुड़ जाता है। तो सुना होगा नहीं, सावंतवाद पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? सातवाहन नहीं पढ़े? मौर्य पढ़ लिया? मौर्य चल रहा है, मौर्य में क्या पढ़ रहे हो? मौर्य खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, अरे चुप, मैगस्थनीज ने सोसाइटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 7। बताओ। चाणक्य ने, चाणक्य की बुक कौन सी थी? वो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अनुसार राज्य कितने अंग थे? बताओ कौन सी? यही तो याद करने की चीजें, यही तो पढ़ा करो, पढ़ते नहीं हो। बताओ मैगस्थनीज कब से कब तक भारत में रहा था? ऐसे प्रश्न आते हैं। अच्छा, सीबीएसई अभी तो प्रश्न आया था यही वाला, अभी यही तो पूछा था ये मैगस्थनीज के अनुसार, इसमें तो प्रश्न था नहीं। वो ऐसे डेट नहीं पूछा, एक ही नहीं, मैगस्थनीज, पाहियान, वेनसांग और इति सिंह, ऐसे देख फिर करे, याद करने नहीं पड़ेगा। अशोक के अलावा देवानप्रिय किस मौर्य शासक को कहा गया था? देवानप्रिय। अशोक के अलावा, तेरे कान दिक्कत कर रहे हैं। चलो पढ़ा करो ये सही से। हाँ वेरी गुड। तुम ही तो नहीं पढ़ते। और अशोक के किस अभिलेख में अशोक को देवानप्रिय कहा गया था? देवानप्रिय। पुराणों में क्या कहा गया अशोक को? बुद्ध शाक्य कहाँ कहा गया है? और धम्म का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में आता है? शिलालेख में, रोक एडिक में या पिलर एडिक में? इसे पढ़ने का तरीका, जो अशोक के शिलालेख सबसे पहले उन्हें अलग करो। ये पढ़ने का तरीका किस तरीके से? सबसे पहले से 3 पार्ट बनाओ। एक तरफ शासक बनाओ, शासक की क्रोनोलॉजी लिखो,
दूसरा तरफ आर्ट को बिल्कुल अलग लिखो, और तीसरा लिखो एडमिनिस्ट्रेशन। इसे अलग अलग कर लो ना, इसे सब्जी नहीं है। जब पालक लाती है मम्मी या सरसों का साग तो उसे क्या करती है पहले अलग अलग। पुदीना जो आता है सुना कि एकदम चटनी वाली लो खा लो, या आटा थोड़ी जैसे आटा पिसता है एकदम से बोला मान उसे छानते सही से, या गेहूं जैसी आए एकदम से पिसवा दिए चाहे मिट्टी मिट्टी कुछ आ जाए, ऐसी तुम भी तो करो। छाने काम कौन करेगा इसे? अरे इसे तो लिखवाएगा ही, तुम्हारा काम है उसे सबसे पहले पकड़ना कौन सा क्या चीज सही है। तो शासक अलग लिखो, आर्ट अलग लिखो, और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन अलग, क्योंकि प्रशासन की एक नई शुरुआत थी यहाँ पर। पहली बार सेंट्रलाइज्ड रूल था मौर्यों में, और सबसे पहले क्या था पिलर। आर्ट एंड कल्चर की जो शुरुआत थी वो कहां से? पिलर की, यहीं से हुई थी। सारनाथ पिलर जो बनवाया था। कितने जानवर हैं उसके सारनाथ पिलर पे? BHEL, BHEL, बी से भालू, बुल, एस से हॉर्स, ई से एलिफेंट, एल से। लेकिन जानवरों की संख्या कितनी है टोटल? 5 जानवर है कुल मिलाकर। वैसे हैं कितने? 4 जानवर है वैसे जो अलग अलग। 4 तो क्या है काउंटिंग में कितने? 5। तो फालतू कौन है उसमें? शेर है, फिर तो बहुत सारे हो जाएंगे। या 7 है? तुमने फिर देखा क्या है पुराणों में? ऐसा चलो अब 9वीं अनुसूची को सबसे पहले ऐसी बताऊं बोर्ड से या ऐसी लिखवा दूं? चलो कल समझाऊंगा, इसे अब लिख लो आप। एक तो 9वीं अनुसूची के खिलाफ सबसे पहले हम कहां जा सकते थे? सुप्रीम कोर्ट में। मतलब 9वीं अनुसूची में जो विषय आता था उसके अगेंस्ट बाई आर्टिकल 32 और 226 के द्वारा ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे ना हाई कोर्ट। तो सबसे पहली बात यह थी किस मुकदमे के द्वारा 9वीं अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू हो सकता था। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? यही था। कौन सी थी? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती अगेंस्ट केरल मुकदमा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा कब आया था बेटे? 1973 में। और इस मुकदमे के बाद 9वीं अनुसूची क्या हो सकता है बेटे? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा। और इससे पहले नहीं हो सकता। जो डाल दिया वो फिक्स। मेरे समझ नहीं आ रहा किससे रिलेटेड था ये? भाई ये तो मुझे पता नहीं। हाँ उसका तो बता दो। दिन तो पूछे थे ना CGA। CGA तो ये अलग डिपार्टमेंट होता है। ये आता है जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है ना। CAG और CGA में डिफरेंस है। CAG क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है, और CGA हाँ इसमें क्या आता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट में आता है। वो है ना जो गवर्नर रहा था पहले, उसका उपराज्यपाल रहा था लद्दाख का, वही उसका अध्यक्ष है मुर्मू, शायद वही तो है। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में क्या था बेटे? लिखे तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन 9 शेड्यूल। और 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। संविधान में पहला संशोधन था ये। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। एक भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने। कहां? भूदान आंदोलन। विनोबा भावे का
संबंध और किस आंदोलन से है? गांधी के साथ थे। उस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, ये मैंने पहले बताया। इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करा था इन्होंने, व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त ओवर के बाद। तो क्या था बेटे? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कब था बेटे? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। और 9वीं अनुसूची में वो सब्जेक्ट आते थे पहले जिनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। संविधान में क्या हुआ? संशोधन हुआ या कोई केस हुआ? केस, कौन सा केस? केशवानंद भारती। अगर केशवानंद भारती ना होते, ये भी अम्बेडकर ही हैं अपने आप में, अगर केशवानंद भारती ना होते तो क्या होता हमारे संविधान का? हाँ, मतलब ये ना होते क्या होता फिर? नहीं, अरे दुनिया भर के इन्होंने तो कराया सब कुछ ना। सुप्रीम कोर्ट तो अपने आप में बोला अच्छा हम नहीं करते कुछ भी, हम लोग क्या करो, ठीक है। आंध्र प्रदेश में गधो कुछ पढ़ो। अरे मैं तो नहीं बिल्कुल पीसीएस वाला की बाल गंगा जयंती लड़की जो मृत्यु हुई थी उसमें किसने कंधा नहीं दिया था? ऐसा तो भाई ये तो आसान प्रश्न था। जब वो ये पूछता है कि भूदान आंदोलन शुरू किसने करा? विनोबा भावे ने। बोला कहाँ करा? ये तो जनरल बात है। अब ये कोई अद्भुत फैक्ट थोड़ी है इसमें। हाँ मैं पूछूं कि वो उनका गांव कहाँ था, उस गांव का उनका हाउस नंबर बता तू, कुछ ऐसा तो प्रश्न थोड़ी पूछा है, ठीक है। तो क्या था बेटे? 9वीं अनुसूची। एक बार फिर रिवाइज करो, पहली अनुसूची में क्या था? अरे बोलो, मैं तो बगैर माइक से बोल रहा हूं। दूसरी में शपथ, दूसरी में क्या? सैलरी, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है? जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन लाइक ग्राम पंचायत या नगर पालिका में SC ST को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो किस आधार पर दिया था? अल्पसंख्यक है। अरे यही तो है, जनसंख्या के आधार पर। वो एग्जामिनर रोहित बोला आसान चीज को खानों का द्वार बता दो, सब डर जाएगा। जनसंख्या के आधार पर तो था। सीटों की संख्या हो चाहे रिजर्वेशन हो, वो सब किसके आधार पर? पॉपुलेशन के आधार पर, ठीक है। चौथी फिर पांचवी का बेटे शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर छठी में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के ट्राइबल एरियाज के बाद। 7 में डिवीजन ऑफ पावर्स। 8 में क्या? भाषा। कितनी भाषा? 22। 9 में क्या था? 9 में जमींदारी प्रथा का कर दिया गया। अब जमींदार है थोड़ी, अरे हैं क्यों नहीं? जमींदार नहीं है कोई भी, क्या बात है। टाइटल तो खत्म कर दिया पहले। और शेड्यूल किसे कहते हैं? शायद कोई पूछ रहा था। शेड्यूल एरिया के अंदर ट्राइबल हो सकती है। देखो शेड्यूल और पार्ट में डिफरेंस है। शेड्यूल एक लिस्ट होती है, शेड्यूल क्या है? सूची। और पार्ट क्या है? एक जिसके अंदर क्या है? अनुच्छेद है। हमें शेड्यूल लिस्ट में वो चीज हमने पढ़ी है, और वो क्या पढ़ी हमने? पार्ट में पढ़ी है। पार्ट के अंदर भी आती है वो, और किस में आती है? लिस्ट में भी आती है। लिस्ट सूची तैयार कर दी, जैसे सूची तैयार नहीं करी घर के सामान के लिए, लिस्ट तैयार करी पहले, और उस लिस्ट में क्या रखा? सामान। फिर सामान के लिए अलग अलग बोला, कपड़े की दुकान से अलग सामान आएगा, तो वो पार्ट बना दिए। तो पहले लिस्ट तैयार हुई थी, लिस्ट जो थी उस लिस्ट में तैयार करा, बोला इस लिस्ट में फर्स्ट में ही रखेंगे, दूसरी में रखेंगे, तीसरी में। अब
भाषा है तो भाषा के लिए लिंग क्या, कौन सा पाठ था भाषा के लिए? ये भी याद रखना, पूछ रहा पाठ और आंसर दे रहा शेड्यूल का। जैसे वो नहीं है ज्योग्राफी में एक आईएसटी है और एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। बोला आईएसटी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? पहला ऑप्शन 8। बोला हाँ, गुजरात और मिजोरम। एक बोला एकदम से ये बोला पाला, ठीक है। और एक एग्जाम में दिक्कत होती है, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट और शेड्यूल सेकंड और शेड्यूल थर्ड। नहीं आप बहुत विद्वान है, अकबर से भी जा रहे हो तुम तो। चलो कल क्या लेकर आने? मैथ लेकर आने सभी को, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें।